हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज़ कुसुम हेयर। गाइस, इवोल्यूशन का हम कोर्स कर रहे हैं। तो इवोल्यूशन के कोर्स में ये हमारा सेवन्थ जो है वो वीडियो है। कौन सा है? सेवन्थ जो है वो वीडियो है, आप देख सकते हो इधर। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। चैप्टर नंबर सेकंड में कौन सा चैप्टर? अपना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, जो कि हमने लगभग 6 वीडियो में कवर कर लिया था। डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और साथ ही साथ सिक्स्थ वीडियो के अंदर हमने CSIR नेट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, सो अभी इस वीडियो से हम चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है अपना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और गाइज़, अगर आपने मतलब जो चैप्टर नंबर फर्स्ट का नोट्स है वो डाउनलोड नहीं किया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके नोट्स को वो डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इसका नोट्स मिलेगा। और चैप्टर नंबर 1 जैसे ही कंप्लीट हुआ, मैंने वहाँ पे नोट्स अपलोड कर दिए। और चैप्टर नंबर सेकंड जब हम कंप्लीट कर लेंगे और इसके PY को कर लेंगे, उसके बाद में हम इसके भी नोट्स वहाँ पे शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके हर एक चैप्टर के जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे नोट्स डाउनलोड करते जाना। ठीक है, सो इवोल्यूशन के कोर्स के अंदर तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है, थ्योरीज दैट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, जो कि ये वाला जो कोर्स है सिर्फ मेंबर्स के लिए। तो आप अगर ज्वाइन करके आए हो, मेंबर बने हो, तभी आप इसको देख पा रहे हो। ठीक है, सो अगर आप BSc में हो, MSc में हो, CSIR नेट दे रहे हो लाइफ साइंस से, देन तीनों ही चीज़ों में अगर आपके पास में इवोल्यूशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये कोर्स जो है वो आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। ठीक है, सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि इसी तरह से जो कोर्स है वो भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनको नीड है तो थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन के बारे में देखते हैं, जिसके अंदर हम लेमार्क की थ्योरी और डार्विन की थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में क्या बताते हैं ये थ्योरीज, कि एक जो स्पीसीज़ है वो दूसरी स्पीसीज़ में कैसे इवोल्व हुई है, ये हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में देखते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले इवोल्यूशन के लिए कोई थ्योरी दी गई थी तो वो लेमार्क ने दी थी, जिसको हम लेमार्किज्म बोलते हैं। बाद में डार्विन आए और डार्विन ने भी एक अपनी थ्योरी दी। और डार्विन की जो थ्योरी है वो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी बोल सकते हैं। ठीक है, डार्विन की थ्योरी को जो है इवोल्यूशन की सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो माना जाता है। खैर, इस वीडियो में हम लेमार्किज्म के बारे में डिटेल से कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डार्विन की जो थ्योरी है इवोल्यूशन की, उसके बारे में देखेंगे। सो लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर आते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है कि थ्योरी दैट एक्सप्लेन हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज, हाउ वन स्पीसीज इवॉल्व इनटू अदर। तो ये थ्योरी क्या बताएगी कि एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे एक स्पीसीज का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरी स्पीसीज में हुआ है, ये लेमार्क की थ्योरी बताती है। तो लेमार्किज्म जो है वो पहली ऐसी थ्योरी थी जो कि इवोल्यूशन के लिए प्रपोज की गई थी। और किसने प्रपोज की थी? जीन बाप्टिस्टी लेमार्क नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो कि क्या थे? फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। ओके, खैर इससे पहले भी 18th सेंचुरी के अंदर कुछ नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि लाइफ इवॉल्व होती है जब जब एनवायरनमेंट चेंज होता है। जब जब एनवायरनमेंट चेंज होगा तब तक जो है लाइफ इवॉल्व होती है। ठीक है, लेकिन किसी ने अभी तक ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं बताई थी कि ये लाइफ चेंज कैसे होते हैं ओवर द टाइम। ठीक है, तो लेमार्क ने, जो लेमार्क साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार बताया था कि कैसे ये जो चेंजेज हैं वो एनवायरनमेंट चेंजेस के साथ में, टाइम के साथ साथ में होते हैं, कैसे लाइफ चेंज होती है। ठीक है, तो जो लेमार्क थे उनके लाइफ टाइम का जो लाइफ का जो क्या बोलते हैं टाइम था, वो 1744 से 1829 के बीच में था। ठीक है, तो लेमार्क ने क्या किया था, जो अपनी थ्योरी की आउटलाइन है इस थ्योरी की, वो 1801 में दे दी थी। और इनके इस आइडिया को जो है ट्रांसफॉर्मिज्म के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लेमार्क के इस आइडिया को ट्रांसफॉर्मिज्म के नाम से जाना जाता है। ट्रांसफॉर्मिज्म इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने क्या बताया था कि मान लो कोई स्पीसीज़ ए है। ठीक है, मान लो कोई स्पीसीज़ ए है, वो आगे जाके उसमें कुछ इवोल्यूशन हुआ, चेंजेज हुए और वो स्पीसीज़ A1 बन गई। ठीक है, वहीं यही स्पीसीज़ में और आगे जाके टाइम के साथ साथ में कुछ और चेंजेज हुए। ठीक है, और आगे जाके ये बन गई स्पीसीज़ A2। ठीक है, तो इसमें स्पीसीज़ का आपको ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगा ट्रांसफॉर्मिज्म में।
लीनियर जो इवोल्यूशन है इसके बारे में और प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है इसके बारे में जो है वो लेमार्क कहते हैं। लेमार्क कहता है कि जो इवोल्यूशन होता है वो हमेशा प्रोग्रेसिव ही होता है, यानी कि बेनिफिट ही देगा। लेकिन आज के टाइम में हम क्या देखते हैं कि इवोल्यूशन बेनिफिट के साथ साथ में कुछ नेगेटिव इवोल्यूशन भी हमको देखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं कि जो इवोल्यूशन होगा उसके अंदर जो है हमेशा ही परफेक्शन आए ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। कुछ जगह पे ऐसा भी देखने को मिलता है कि इवोल्यूशन में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं, है ना। तो लेमार्क ने अपने इस हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था 1809 में। 1809 में ही जो है डार्विन का जन्म हुआ था। ओके, इन्होंने एक्सप्लेन किया था फाइंडिंग यूजिंग टू प्रिंसिपल। इन्होंने अपने दो प्रिंसिपल के बेस पे कुछ एक्सप्लेन किया था। वो दो प्रिंसिपल क्या क्या थे? द फर्स्ट वॉज यूज एंड डिसयूज। यूज और डिसयूज का प्रिंसिपल था पहला, और दूसरे प्रिंसिपल की बात करें तो वो था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, दो प्रिंसिपल के बेस पे इन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसको रखा था। और उस टाइम में, लेमार्क के टाइम में, ये उस टाइम में सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है, कि हाँ ऐसा ही होता होगा। लेकिन बाद में डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज रखी और लेमार्क की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया और रिजेक्ट किया गया कुछ हद तक। लेकिन कुछ हद तक फिर भी इनके कुछ पॉइंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही थे, ठीक है, कुछ हद तक। सो लेमार्क की थ्योरी में इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। वो पोस्टुलेट्स क्या क्या थे वो देखते हैं। फर्स्ट था इंटरनल वाइटल फोर्सेस। इंटरनल वाइटल फोर्स, इन्होंने क्या कहा था, इनका क्या मानना था कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके पास में कुछ ना कुछ इंटरनल वाइटल फोर्सेस होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ ना कुछ विल पावर होती है, और उसी विल पावर से वो नए स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गन्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो डेवलप करता है। ओके, लेमार्क का ये कहना था। ओके, तो evolution happens because organisms have an innate drive to become more complex, but he did not mention what is that vital force. इन्होंने क्या कहा, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है तो इवोल्यूशन इसलिए, इवोल्यूशन के साथ साथ में इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है एक इन्नेट ड्राइव है, यानी इन्नेट यानी जन्मजात जो है एक वाइटल फोर्सेस उसके अंदर होता है, एक विल पावर होती है, जिसके वजह से जो है ऑर्गेनिज्म अपने आप को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये वाइटल फोर्स है क्या, ठीक है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये वाइटल फोर्स है क्या। सेकंड जो पोस्टुलेट था वो था बॉडी साइज लार्ज, कि जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन होगा, ऑर्गेनिज्म का जो साइज़ है बॉडी का वो लार्ज होता जाएगा, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में हम ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं जो जिनमें एवोल्यूशन हुआ तो उनका बॉडी साइज़ डिक्रीज़ हो गया हो। लेकिन ये चीज़ हम उसके क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इनकी कुछ चीज़ों को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया था कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन अभी हम इनके पोस्टुलेट जो इन्होंने कहा था वो देख लेते हैं। थर्ड जो पोस्टुलेट था वो था फ्लक्चुएशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स, कि एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा ही डायनामिक और टाइम के साथ साथ में चेंज होता रहता है, ठीक है। जब भी इसमें चेंज होता है तो मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो एग्जिस्टिंग लाइफ है उसके लिए वो एडवर्स कंडीशन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही नई नीड जो है वो ऑर्गेनिज्म में क्रिएट होगी, और उस नई नीड को फुलफिल करने के लिए जो है ऑर्गेनिज्म अपने अंदर जो इंटरनल वाइटल फोर्सेस है उसका यूज़ करके नए ऑर्गन को जो है या फिर अपेंडेजेस को जो है वो डेवलप कर लेगा। ओके, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा और कुछ और कंडीशन आएंगी, उन कंडीशन की कुछ और नीड होगी सर्वाइवल के लिए, तो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के इंटरनल वाइटल फोर्सेस को यूज़ करके अपने अंदर नए ऑर्गन्स या फिर अपेंडेजेस बना लेगा। फोर्थ जो पोस्टुलेट था वो था यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन का, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब भी आपने पहले शायद 11th-12th में आपको अगर लेमार्किज्म पढ़ने को मिला होगा तो आपने ये दो चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी, यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स, ठीक है। इन दो चीज़ों के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन का पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म कॉन्टिन्यूसली यूज़ में आ रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म का जो भी ऑर्गन है वो कॉन्टिन्यूसली यूज़ में आ रहा है, तो आगे जाके वो क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन होगा उसके अंदर और वो और ज़्यादा अच्छा बनता जाएगा, ठीक है। गेट वेल डेवलप, और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, इट बीइंग यूज्ड कॉन्स्टेंटली, अगर वो कॉन्स्टेंटली जो है वो यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म, बट इफ़ द ऑर्गन्स इज़ नॉट इन यूज़ फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, अगर बहुत लंबे टाइम तक किसी भी ऑर्गन को यूज़ नहीं किया गया तो टाइम के साथ साथ में वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, या फिर नॉन फंक्शन ऑर्गन जो है वो आगे जाके डीजनरेटेड हो जाएंगे, ठीक है। गाइस, ये पॉइंटर से मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास में अभी फ़ोन से मैं कर रही हूँ, तो फिर फ़ोन में हाफ स्क्रीन ही कवर हो पाता है। जैसे कि आप इसको पॉइंटर को देख सकते हो, सिर्फ यहाँ
सिर्फ यहाँ तक जो है ये कवर कर पा रहा है, इससे आगे तक का कवर नहीं कर पाता, क्योंकि फ़ोन के अंदर जो पेन टैब है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल काम करता है और हॉरिजॉन्टल में सिर्फ यहाँ तक ही कवर कर पाता है, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल काम करता है ना, तो हॉरिजॉन्टल में करके करेंगे तो फिर वो यहीं तक कवर कर पाएगा। ओके, तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का जो है वो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या कहा था कि दिस इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इज़ ड्यू टू यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। ये जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो यूज़ और डिसयूज़ ऑर्गन्स के कारण ये बताते हैं कि अगर कोई ऑर्गन ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, तो आगे जाके क्या हो जाएगा, ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, और जो ऑर्गन ज़्यादा डेवलप होगा वो आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो जाएगा। लेकिन जो ऑर्गन डिसयूज़ हो रहा है, काफ़ी लंबे टाइम तक उसको कोई यूज़ में नहीं ला पा रहा है ऑर्गेनिज्म, तो टाइम के साथ साथ में लॉस्ट हो जाएगा और आगे आने वाली जनरेशन में भी वो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में बोला गया था लेमार्क के द्वारा। तो देयरफॉर आफ्टर मैनी जनरेशन न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड विच आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम देयर एंसेस्टर, और इसी तरह से आफ्टर मैनी जनरेशन हमने नई जो स्पीसीज़ बनी उसमें देखा गया कि वो अपने एंसेस्टर से जो है वो काफ़ी डिफरेंट थी, और stated that an organism could pass these modification to its offspring, कि जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी मॉडिफिकेशन आए हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में, अपने ऑफस्प्रिंग में जो है वो पास करता जाता है। Lamarck reasoned that the long muscular neck of the living giraffe had evolved over many generations as giraffe stretched their neck ever higher. अब लेमार्क ने अपना कुछ स्टडी के बेस पे किया था कि इनके पास में कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे देखा था कि जो जिराफ है वो यहाँ पे, इसमें देखते हैं अपन, हाँ यहाँ आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ कि जो जिराफ है ना वो पहले ग्रास के ऊपर ग्रास उनका फूड हुआ करता था, लेकिन किसी भी वजह से ग्रासेस का क्या हो गया, ग्रासेस वगैरह या फिर उनका खाना है वो डैमेज हो गया। अब उनके पास में खाने की कमी पड़ गई, तो अब वो क्या करते थे, टॉल ट्रीज़ के ऊपर खाना अपना खाने का वो करने लग जाते थे, टॉल ट्रीज़ को खाने लग जाते थे। अब टॉल ट्रीज़ को खाने के लिए इनको क्या करना पड़ा, अपनी गर्दन को या फिर नेक को स्ट्रेच करना पड़ा, ठीक है। ये जो स्ट्रेचिंग हुई काफ़ी लंबे टाइम तक, स्ट्रेच करने की वजह से ये जो कैरेक्टर था वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में चला गया, और धीरे धीरे जो स्ट्रेचिंग बढ़ती गई तो वो जो कैरेक्टर था स्ट्रेच होके उनकी गर्दन जो वो लंबी होगी, वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होता गया, ठीक है, इनका ये कहना था। तो इसी तरह से आज के टाइम में, जैसे पहले जो छोटी गर्दन वाले जिराफ देखने को मिलते थे, तो आज के टाइम में ऐसे जो है वो लंबी गर्दन वाले जो है वो जिराफ देखने को मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने खाने के लिए अपनी गर्दन को स्ट्रेच कर लिया और वो जो गुण था, कैरेक्टर था, वो आगे आने वाली जनरेशन में पास हो गया, ठीक है। तो कुछ एविडेंस दिए थे लेमार्क ने टू प्रूव और सपोर्ट लेमार्किज्म, जो कि लेमार्किज्म को प्रूव करते हैं या फिर सपोर्ट देते हैं। तो पहला जो लॉन्ग नेक जिराफ का था वो हम देख चुके हैं, ठीक है। सेकंड जो इन्होंने कहा था, लॉस ऑफ लिम्ब ऑफ स्नेक। अब इन्होंने क्या कहा था कि जो स्नेक हैं उनके पास में पहले लिम्ब हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने जैसे कि वो क्रीपिंग करते थे, कॉन्टीन्यूअस क्रीपिंग थ्रू होल्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने अपने लिम्ब्स को काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ नहीं किया था, ठीक है। और उनके डिसयूज़ में रहने के कारण, लिम्ब के डिसयूज़ में रहने के कारण कुछ टाइम के बाद में, एक लंबे टाइम के बाद में जो है वो स्नेक के जो लिम्ब है वो डीजनरेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो कि जो स्नेक है उसके पहले लिम्ब हुआ करते थे, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक वो उनको यूज़ में नहीं लेके आए, दैट्स वाई आगे जाके वो लिम्ब जो है वो डीजनरेट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है वेब ऑफ हाइंड लिम्ब ऑफ फ्रॉग एंड डक का भी आप यहाँ ले सकते हो कि आज के टाइम में हमको क्या देखने को मिलता है कि जो डक और फ्रॉग के लिम्ब है, हाइंड लिम्ब है, वो क्या होते हैं, वेब होते हैं। वेब मतलब जब हमारे, मतलब हम अपनी उंगलियों को देखते हैं तो क्या होता है, कुछ इस तरह से जो है वो हमको अपनी उंगलियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसको थोड़ा जोड़ देते हैं, मतलब अलग अलग हो रखी है, सेपरेट हो रखी है बीच वाला जो पोर्शन है, लेकिन आप यहाँ डक के लिम्ब के अंदर देख रहे हो कि वो सेपरेटेड नहीं है, सिर्फ ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सेपरेटेड नहीं है। तो ऐसा इसलिए कहा गया लेमार्क के द्वारा कि डेवलपमेंट ऑफ वेब्ड on hind limb of frog and duck for swimming in water because they used more continuously in search of food, कि इन्होंने क्या किया था, फ्रॉग और डक ने स्विमिंग के वाटर में जो स्विमिंग किया था और
बिकॉज दे यूज़ मोर कॉन्टीन्यूसली इन सर्च ऑफ फूड, और ये अपने लिम्ब को जो है वो कॉन्टीन्यूसली फूड को सर्च करने के लिए यूज़ करते रहे, ठीक है। तो इनके जो पैर थे, लिम्ब थे, हाइंड लिम्ब जो थे वो वेब्ड हुए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल था कीव फिशेज आर ब्लाइंड। अब कीव फिशेज जो है वो पहले उनके पास में आइज़ हुआ करती थी, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक वो अंधेरी अंधेरी वाली जगह पे रहती थी, तो दैट्स वाई वो अपनी आंखों का यूज़ नहीं कर पाती थी। दैट्स वाई कुछ टाइम के बाद में उनकी जो आंखें हैं वो डी जनरेट हो गई, और यही डी जनरेशन मतलब आगे उनकी जनरेशन में पास होता गया, और जो कीव फिशेज हैं वो ब्लाइंड पाई जाती हैं अभी, ठीक है। Giraffe की neck, long neck due to continuous feeding on leaves of higher trees during the period when food was scarce. The short-necked ancestor needed to stretch their neck to get leaves higher up in the trees. In this way, they stretched their neck. In each generation, the exercising of the neck in this fashion caused an increment in the length of the neck, which became genetically fixed. इसमें वही चीज़ जो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे कि पहले क्या हुआ कि ग्रास पे वो फीड क्या करते थे, फिर उसकी जो फूड की कमी हो गई थी, स्कार्सिटी हो गई थी, तो उन्होंने टॉल ट्रीज़ के ऊपर जो है वो अपना खाना खोजना शुरू किया और अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना शुरू किया, ठीक है। फिर जनरेशन बाई जनरेशन जो है ये इनका जो न्यू कैरेक्टर था लंबी गर्दन का जिराफ जो था, इसका ये लंबी गर्दन वाला जो कैरेक्टर था ये जेनेटिकली फिक्स हो गया और आगे जाके नई जनरेशन में पास होता गया, ठीक है। कुछ क्रिटिज्म थे लेमार्किज्म के, वो क्या थे वो देख लेते हैं कि द इवोल्यूशनरी ट्रेंड इन ए सर्टेन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में बी एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इन साइज। अब लेमार्क ने क्या कहा था कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन होगा तो उसका साइज़ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेमार्क ने ऐसा मेंशन किया था, लेकिन देर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर इवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट बाय रिडक्शन इन साइज। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमको इवोल्यूशन देखने को मिलते हैं, ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं इवोल्यूशन के जहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है और इवोल्यूशन के थ्रू जो साइज़ है ऑर्गेनिज्म का वो रिड्यूस हुआ है, ना कि वो इंक्रीज़ हुआ है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैनी फॉर्न्स एंड कॉनिकर्स वर गिगेंटिक ट्रीज। गिगेंटिक मतलब बहुत बड़े और विशाल ट्रीज हुआ करते थे ये फर्न्स और कॉनिफर्स जो थे, लेकिन जैसे जैसे इनमें इवोल्यूशन हुआ वो आज के टाइम में जो है वो साइज़ में स्मॉल देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेकेंड जो था वो था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ऑफस्प्रिंग इज पॉसिबल। जो भी अपनी लाइफ टाइम में किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो एक्वायर किया है कैरेक्टर वो आगे आने वाली जनरेशन में यानी उसके ऑफस्प्रिंग में जो है वो पास हो जाएगा, ऐसा लेमार्क ने कहा था। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक स्मिथ एंड मेटल वर्कर हैव स्ट्रॉन्ग मसल बट सच स्ट्रॉन्ग मसल इज नॉट ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो इसको रिजेक्ट करते हुए जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि जो मतलब ब्लैक स्मिथ वगैरह हो गए, जो मेटल वर्कर हो गए, वो मतलब अपना हार्ड वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो उनकी मसल क्या होती है, स्ट्रांग होती है ना। तो लेकिन ये कहाँ देखते हैं कि उनके जो बच्चे होंगे वो भी उनके पास में भी स्ट्रांग मसल्स ही होंगी, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ट्रांसमिट हर एक ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो जाए, तो ऐसा होता अगर तो ब्लैक स्मिथ और मेटल वर्कर के बच्चों की मसल तो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए थी, लेकिन हर एक ब्लैक स्मिथ और मेटल वर्कर के जो स्ट्रांग मसल्स वाले थे उनके बच्चों की जो मसल थी वो स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है। तो आइज़ की अगर बात करें, नेक्स्ट जो था कि अगर ऐसा होता है कि यूज़ करने पे कोई भी ऑर्गन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, डिसयूज़ करने पे वो लॉस्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि आइज़ जो है वो हम बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं लेकिन कॉन्स्टेंटली डेवलप नहीं होती है, जबकि वो डिफेक्ट हो जाती है टाइम के साथ साथ में। जब हम आइज़ का टाइम के साथ साथ में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि आई टाइम के साथ साथ में डिफेक्ट होगी, ना कि इम्प्रूव होगी, है ना। तो ये कुछ क्रिटिज्म मिले थे लेमार्किज्म को। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लेमार्क क्या बताते थे कि जो इवोल्यूशन होता है वो गोल डायरेक्टेड होता है, ठीक है। उसका एक गोल होता है, मूव टुवर्ड परफेक्शन। मतलब अगर कोई इवोल्यूशन होगा तो वो गोल डायरेक्ट होगा और वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को परफेक्शन की तरफ जो है वो लेके जाएगा, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को परफेक्शन की ओर लेके ही जाएगा। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि आज के टाइम में जो इवोल्यूशन है उसके थ्रू कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है ना। ऐसा थोड़ी है हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही इवोल्यूशन होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उस टाइम लेमार्क ने यही कहा था कि इवोल्यूशन जो है वो गोल डायरेक्टेड होता है और मूव करता है टुवर्ड परफेक्शन की तरफ जो है वो मूव करता है, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज़ और कही थी कि लीनियज ऑफ स्पीसीज परसिस्टेड इनडेफिनेटली। मतलब क्या हुआ, चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। अगर कोई स्पीसीज ए है, ठीक है, एक सेकेंड वेट करना।
ओके, अगर कोई स्पीसीज ए है, एक सेकेंड गाइज, ए स्पीसीज़ है मान लो, तो वो आगे जाके क्या बनेगी, उसमें कुछ इवोल्यूशन हुआ और A1 में बन जाएगी। आगे जाके यही ए स्पीसीज़, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आया, डेवलपमेंट आया और वो A2 में बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो स्पीसीज़ है वो क्या ब्रांचेज हमको नहीं देखने को मिलती हैं, कि हम ये भी तो देखते हैं कि अगर ए स्पीसीज़ है तो वो आगे जाके A1 बन गई और A2 बन गई, तो इस तरह से स्प्लिटिंग भी तो हमको देखने को मिलती है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि लीनिएज जो इवोल्यूशन है उसके बारे में इन्होंने बताया, और उनके इस आइडिया को ट्रांसफॉर्मिज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ रही है वो दिखा रहा है, और ये टाइम के साथ साथ में आगे दिखा रहा है कि टाइम के साथ साथ में जो है वो इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये जो स्पीसीज़ थी वो आगे कॉम्प्लेक्स होके नई स्पीसीज़ में बन गई, ठीक है। ये फिर उसमें और कुछ डेवलपमेंट आए और ये नेक्स्ट स्पीसीज़ में बन गई, फिर इसमें और कुछ डेवलपमेंट आए और ये नेक्स्ट स्पीसीज़ में बन गई, ठीक है। तो वही स्पीसीज़ अगली स्पीसीज़ में बन रही है, ना कि उसमें स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है। लेमार्किज्म का यही कहना था। तो उनके इस आइडिया को ट्रांसफॉर्मिज्म के नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनका सबसे बड़ा जो क्रिटिज्म था वो एक एक्सपेरिमेंट करके ऑगस्ट विजमान ने दिया था। इन्होंने बोला था, जर्म प्लाज्म की थ्योरी को दिया था इन्होंने, ऑगस्ट विजमान ने। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऑगस्ट विजमान की थ्योरी को किस साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। सेवरल एक्सपेरिमेंट हैव प्रूव्ड लेमार्किज्म इज रॉन्ग, कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिन्होंने बताया कि लेमार्किज्म जो है वो गलत है। अब ऑगस्ट विजमान ने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो क्या था, ही वॉज ग्रेट क्रिटिक ऑफ लेमार्क, ये बहुत बड़ा क्रिटिक था लेमार्क के लिए। थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म जो कि ऑगस्ट विजमान ने दी थी, इसमें इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था कि जो माउस थे ना, उनको आप यहाँ देख सकते हो, तो ये जो माउस है इनकी टेल को काट दिया, फिर ये माउस है इसकी टेल को भी काट दिया, फिर इनके बीच इनको क्या किया, मेट करने को मौका दिया, यानी रिप्रोड्यूस करवाया इनके बीच में। फिर देखने को क्या मिला कि ऑफस्प्रिंग इनसे जो भी आया उनकी जो है वो लॉन्ग टेल हमको देखने को मिली, जबकि इनकी तो टेल को काट दिया गया था, है ना। तो इन्होंने अपनी लाइफ में जो एक्वायर किया था कैरेक्टर, वो तो इनकी लाइफ में अगले आने वाले ऑफस्प्रिंग में गया ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने लगभग 22 जनरेशन से तक ऐसा ही रिपीट किया, लेकिन ऑफस्प्रिंग जो है वो हमेशा लॉन्ग टेल वाला ही मिला, ठीक है। तो इससे इन्होंने क्या प्रूव किया कि टेललेस माउस वॉज नॉट बोर्न इवन व्हेन 22 जनरेशन ऑफ माइस वर कट टेल फॉर एन एक्सपेरिमेंट बाय विजमान। विजमान ने एक्सपेरिमेंट किया कि बहुत सारे माउस की हमने 22 जनरेशन तक जो है वो टेल काट के और फिर उनको रिप्रोड्यूस करवाया, फिर भी उनके जो ऑफस्प्रिंग थे उनमें टेल आ जाती थी, ठीक है। तो विजमान ने प्रपोज किया कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म टेल, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म को प्रपोज किया था, और टेल मस्ट बी एब्सेंट as it was not used in many generation but tail was present even after 22 generation। अब ऑगस्ट विजमान ने क्या कहा कि अगर टेल जो है वो यूज़ नहीं हो रही है बहुत सारी जनरेशन तक, तो फिर उसको तो डीजनरेट हो जाना चाहिए था, है ना। और डीजनरेट होके अगले ऑफस्प्रिंग में आना ही नहीं चाहिए था, जबकि हमको देखने को क्या मिला, हर 22 जनरेशन तक जो है वो हर एक ऑफस्प्रिंग में टेल प्रेजेंट थी, ठीक है। So he said that changes made in somatic cell do not transfer to next generation, while changes made in germ cell lead to inheritance in all following generation। तो इन्होंने फाइनल क्या कंक्लूजन दिया कि अगर कोई चेंज जो है ऑर्गेनिज्म में सोमेटिक सेल में होता है तो वो आने वाले जनरेशन में पास नहीं होगा, अगर कोई चेंज जो वो जर्म सेल में होगा तभी वो आगे जाके आने वाली जनरेशन में पास होता है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे क्रिटिज्म और देख लेते हैं लेमार्किज्म के। तो लेमार्किज्म को रोंग कहा गया क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कोई जो वाइटल फोर्स जो है ऑर्गेनिज्म का, उन्होंने कहा था देयर इज़ नो वाइटल फोर्स इन ऑर्गेनिज्म विच कैन इंक्रीज देयर बॉडी पार्ट्स। लेमार्किज्म प्रिंसिपल को रोंग कहा गया क्योंकि जो वाइटल फोर्स है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कि इंक्रीज करता है बॉडी पार्ट को, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेकंड जो था वो क्या था कि यस एनवायरनमेंट अफेक्ट एनिमल्स बट न्यू ऑर्गन डिड नॉट रिजल्टेड फ्रॉम न्यू नीड, कि एनवायरनमेंट तो अफेक्ट करता है, ये मानते हैं नए ऑर्गन्स को,
नए सॉरी जो एनिमल है उसको एनवायरनमेंट अफेक्ट तो करेगा, चलो ये तो मान लेते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो नया ऑर्गन है नए नीड के अकॉर्डिंग एज अ रिजल्ट आ जाएगा कि अगर अपन को नई नीड हुई तो एक नया ऑर्गन बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा होता तो आज के टाइम में हम तो उड़ रहे होते हैं ना, हमारे भी पंख आ जाते हैं, हमारे भी मतलब नीड होती है ना कि चलो उड़ के उधर से एक जगह से उधर तक चले जाए, है ना, इस तरह से। तो थर्ड जो कहा गया कि लेमार्किज्म प्रिंसिपल मे बी करेक्ट रिगार्डिंग द यूज़ एंड डिसयूज़ थ्योरी। तो लेमार्किज्म प्रिंसिपल के लिए कहा गया कि जो यूज़ और डिसयूज़ की थ्योरी बता रहा है ये हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्ट होता हो, ठीक है। लेमार्किज्म प्रिंसिपल के बारे में और क्या कहा है कि द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर बाय लेमार्क इज डिस्टिंक्ट एंड सिंपल, हाउ एवर लैक साइंटिफिक एविडेंस इज। तो इसके बारे में जो इन्होंने एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी की थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसके बारे में इनके पास में कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं थे, तो इस थ्योरी को भी उस टाइम नहीं माना गया कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो अब कुछ नियो लेमार्किज्म में पॉइंट ऐड किए गए थे और कुछ जो लिमिटेशन थी उनको हटाया गया था, ठीक है। तो इस तरह से एक नया नियो लेमार्किज्म दिया गया जो कि एक मॉडिफाइड फॉर्म था लेमार्किज्म का ही, उसी को हम नियो लेमार्किज्म कहते हैं, जिसमें से हमने जो भी कमी थी उसको हटा दिया, ठीक है। तो नियो लेमार्किज्म क्या कहता है कि एनवायरनमेंट डज इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म एंड चेंज इट्स हेरिडिटी, कि एनवायरनमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनिज्म को और इसकी हेरिडिटी को भी चेंज करता है। सेकेंड क्या कहा गया इसमें, एटलीस्ट सम ऑफ द वेरिएशन एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल कैन बी पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग, कि सारे के सारे नहीं तो कुछ वेरिएशन जो कि अपनी लाइफ टाइम में ऑर्गेनिज्म एक्वायर करता है, वो कुछ जो वेरिएशन है या फिर कैरेक्टरिस्टिक है, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं। थर्ड जो है वो कहा गया, इंटरनल वाइटल फोर्सेस डू नॉट प्ले एनी रोल इन इवोल्यूशन, कोई भी इंटरनल वाइटल फोर्स जैसा कुछ नहीं होता है जो कि इवोल्यूशन में कोई भी रोल प्ले करेगा, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है वो था, ओनली दोज वेरिएशन आर पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग विच अफेक्ट जर्म सेल और वेयर सोमेटिक सेल गिव राइज टू जर्म सेल। सिर्फ वही वेरिएशन या फिर कैरेक्टर जो है वो ऑफस्प्रिंग में पास होंगे या नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे जो जर्म सेल के अंदर चेंजेस लेके आए हैं। अगर सोमेटिक सेल जर्म सेल से अराइज होती है, वही चेंजेस जो है वो आगे जनरेशन में पास होते हैं। ये सब पॉइंट जो वो नियो लेमार्किज्म में कहे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना लेमार्किज्म का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डार्विनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में, और इसके नोट्स भी आपको डार्विनिज्म खत्म करने के बाद PYQ करने के बाद में मिल जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। वॉल्यूम बहुत 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 कम था, गला ख़राब है दैट्स वाई, और तो वॉल्यूम हाई करके फ़ोन का फिर सुना होगा आई होप, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस।